everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. आज की क्लास में हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो ये वाला चैप्टर होगा जिसके अंदर हम जो भी केमिकल कंपोजिशन होती है किसी भी चीज़ की वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, ये पढ़ेंगे। जो भी मेटाबोलाइट्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बनते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो पढ़ेंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और एंजाइम्स कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो एंजाइम वाला है। बाकी सब भी हैं, मतलब उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एंजाइम में से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल से। तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर ज़्यादातर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो CHO आपको मेनली यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं उनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करना सीखें कि किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जैसे आपके पास लिविंग टिश्यू है, वो कोई वेजिटेबल हो सकती है, लिवर हो सकता है, कोई सा भी टिश्यू हो सकता है। तो वो एक लिविंग टिश्यू आपके पास है, उसे अगर आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करते हो एक मॉर्टर और पेसल लेके, तो मॉर्टर और पेसल में लेके उस टिश्यू को आपने ग्राइंड करना है, तो उसके बाद आपके पास एक स्लरी मिलेगी, मतलब थिक एक स्लरी मिलेगी। और उसके बाद अगर आप उसे चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन के थ्रू स्ट्रेन करते हो, मतलब उसे छान लेते हो, तो उसके बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक फिल्ट्रेट जिसे कि हम एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं, और दूसरा रिटेंटेट जिसे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक जो होगा जब आपने छाना उसे, तो जो भी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो गई होंगी चीज़ें, यानी एसिड सॉल्युबल जो चीज़ें होंगी वो उस क्लॉथ से पास हो जाएंगी और नीचे फिल्ट्रेट के तौर पे आपको मिलेंगी। कुछ जो होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी, तो वो बेसिकली थिक एक चीज़ के तौर पे आपको उस क्लॉथ के ऊपर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो ऊपर देखने को मिलता है उसे हम रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं, और जो भी एसिड सॉल्युबल थी वो सारी फ्रैक्शनेट होके नीचे चली गई है, यानी वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो देखे और एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मेनली देखे। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारी टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिनका आप यूज़ करके कंपाउंड्स का पता लगा सकते हो। तो जो भी कंपाउंड्स आपको कार्बन कंपाउंड्स लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड ये सब जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब सारे एक ही अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते, सबका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो आपको यहाँ पे जो भी नॉन लिविंग और लिविंग मैटर के बीच में एलिमेंट्स की कंपोजिशन है वो आपको बताइए कि कितना % वेट जो होता है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट ने लिया हुआ है नॉन लिविंग चीज़ में, यानी अर्थ के क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको बताया है कंपोनेंट और फॉर्मूला। तो कौन सी चीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब कंपाउंड्स जो हैं ये आपको इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग टिश्यूज़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बताया है वो अमीनो एसिड्स का बताया। तो एक्चुअल जो मेन चीज़ शुरू हो रही है वो यहाँ से अमीनो एसिड से शुरू हो रही है, तो इसे समझते हैं। तो अमीनो एसिड्स कुछ भी ऐसी चीज़ होती हैं जिनके पास अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो आपके पास एक कार्बन है यहाँ जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH वाला, ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो साथ में जुड़े हुए होते हैं। एंड दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है और एक R ग्रुप होता है। R ग्रुप जो होता है इसे वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ग्रुप आ सकता है, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है, कुछ भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है।
तो जो भी अमीनो एसिड जिनके पास भी, क्योंकि अमीनो एसिड्स के पास जो भी अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो ये याद रखना है यहाँ पे। और इनके पास, ये मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने मेंशन किया। एंड आर ग्रुप जो होता है उसी के बेसिस पे आप डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कैटेगराइज करते हो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम है। सभी अमीनो एसिड्स के अंदर अमीनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, बट जो आर ग्रुप होता है वो वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। और सभी अमीनो एसिड्स मिलके अलग अलग कंपोजिशन में मिलके अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। नॉर्मली जो होते हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स यहाँ आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर 20 होते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे रिवाइज नहीं किया गया है, बाद में पता चला कि और भी 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 22 अमीनो एसिड्स अभी तक हम जानते हैं, तो वो याद रखना। यहाँ पे आपको और चीज़ बताइए कि आर ग्रुप जो होता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। हाइड्रोजन टाइप का भी हो सकता है, जैसे ग्लाइसिन, बिकॉज सबसे सिंपलेस्ट जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, इसीलिए ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोला जाता है, तो ये याद रखना। एलेनिन में आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप होता है, एंड सीरीन के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है जो आपको देखने को मिलता है। अब जो भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड्स की, वो सारी की सारी आर ग्रुप पे ही डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक अमीनो एसिड एसिडिक है जैसे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक है जैसे लाइसिन, न्यूट्रल है जैसे वैलिन, तो वो सारा का सारा आर ग्रुप के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर दी वन जिनके अंदर रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसमें 3 आते हैं, इन 3 का नाम जरूर याद रखना, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन से 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं? तो ये 3 एग्जिस्ट करते हैं, टायरोसिन, फिनाइलएलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो 3 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट अगर आप देखो तो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो भी अमीनो एसिड के पास होते हैं वो आयोनाइज होते हैं बेस्ड ऑन दी pH। तो pH कैसी है मीडिया की जिसके अंदर भी वो अमीनो एसिड लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की आयनिक चार्ज जो है वो आपको अमीनो एसिड पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, या फिर सिर्फ नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अमीनो एसिड पे चार्ज प्लस का होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे माइनस का होगा। तो एक्चुअल में जो ये बी वाली फॉर्म होती है इसे ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म इज दी वन वेयर द अमीनो एसिड इज हैविंग नेट 0 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज होता ना पॉजिटिव चार्ज होता, प्लस और माइनस दोनों मिलके 0 बना देते हैं। तो ओवरऑल 0 चार्ज होता है अमीनो एसिड के ऊपर ज्विटर आयन की फॉर्म में। तो ज्विटर आयन की फॉर्म जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना। तो हमने अमीनो एसिड्स तो पढ़ लिए, अब लिपिड्स देख लेते हैं। तो लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, आप सबको पता है, एंड ये जो होते हैं ये सिंपल फैटी एसिड्स वगैरह के थ्रू बने हुए होते हैं। हर एक फैटी एसिड देखोगे तो उसके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH वाला ग्रुप होना ज़रूरी है, एंड एक R ग्रुप होता है। तो जब भी आप फैटी एसिड्स को बनाते हो तो इस तरीके का उनका नाम, इनका जो भी फॉर्मूला होता है वो ऐसा दिखता है, R इज़ द वेरिएबल ग्रुप हेयर, तो ये वेरी करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया है, पामिटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन होते हैं जिसमें कार्बोक्सिल कार्बन भी है, मतलब ये वाले कार्बन को इंक्लूड करके टोटल 16 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अरैकिडोनिक एसिड भी होता है जो अरैकिस हाइपोजिया यानी पीनट से निकलता है, मूंगफली से। इसके अंदर 20 कार्बन एटम्स होते हैं कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। ओवरऑल फैटी एसिड जब भी आप देखोगे तो दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर केमिस्ट्री में भी है, वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अगर एक जगह से आपने पढ़ लिया तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं जब उनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेटेड होते हैं जब उनके पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है।
तो जो भी आपके पास लिपिड्स होते हैं उनमें ग्लिसरॉल भी आ सकता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है उसमें आपको याद रखना है कि बहुत सारे लिपिड्स हैं जिनके पास ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही चीज़ होगी, कभी कभी जो मोस्टली जो भी लिपिड्स हैं उनके अंदर दोनों ग्रुप्स होते हैं, फैटी एसिड भी और ग्लिसरॉल भी। तो जब भी हम बनाते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, इस तरीके की टर्म्स यूज़ करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो ये कि इनके पास एक ग्लिसरॉल होता है और साथ में फैटी एसिड होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, तो एक ग्लिसरॉल होगा, एक फैटी एसिड होगा, तो इसे बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर दो फैटी एसिड होंगे, एक ग्लिसरॉल होगा, तो इसे बोलेंगे डाइग्लिसराइड। तीन फैटी एसिड्स होंगे तो उसके लिए ट्राइग्लिसराइड टर्म हम यूज करते हैं। तो ये टर्म्स आपको यहाँ बताई हुई हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज फैट्स एंड ऑयल्स, और इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम फैट और ऑयल बोलते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ है। जैसे ऑयल जो होते हैं उनके पास ज़्यादातर लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड ही होते हैं। लेकिन अगर फैट्स वगैरह की बात करो तो वो जो होते हैं उनका हाईयर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो मेल्टेड फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाइड होते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस भी होता है और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स इसमें एग्जांपल आता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है मेम्ब्रेन, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हम बोलते हैं। तो वो आपको मेंशन किया है। इसके अलावा लेसिथिन के बारे में बताया। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, तो वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीज़ें याद रखना, वो ये कि कुछ टिश्यूज़ के अंदर, न्यूरल टिश्यू वगैरह के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सेम टाइप की लिपिड्स या सेम कंपोजिशन वाली लिपिड्स आपको देखने को मिले। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड वगैरह वाला कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आते हैं। तो जब भी हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करोगे तो इसके पास नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर होती है। ठीक है, वही नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम यहाँ आपको बता रहे हैं कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ये 5 टाइप के होते हैं, बट इनमें से थाइमीन एग्जिस्ट्स ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल एग्जिस्ट्स ओनली इन दी आरएनए। तो वो याद रखना है आपको। अब न्यूक्लियोसाइड्स के नाम जब भी हम बोलते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, उनके पीछे सिन या डिन लगाते हैं, जैसे कि एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरेडीन, साइटिडीन, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी न्यूक्लियोसाइड हैं। अगर आप न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तो एसिड लगेगा पीछे, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्विनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये आप यहाँ याद रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं और दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके के दिखते हैं, जैसे C6H12O6 जिसे ग्लूकोज बोलते हैं। देन वी हैव राइबोज। अमीनो एसिड्स कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन। नेक्स्ट आपको यहाँ फैटी एसिड दिखाया है, इस तरीके का दिख सकता है। इसके अलावा ग्लिसरॉल ऐसा दिखता है। ट्राइग्लिसराइड ऐसा होता है जिसके अंदर 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड ऐसा दिखता है, तो उसके पास फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। फैट्स एंड ऑयल्स इस तरीके के दिख सकते हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल आपको यहाँ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, अगर आप नाइट्रोजनस बेस की बात करोगे तो यूरेसिल एंड एडेनिन ऐसा दिखता है। अगर आपको केमिस्ट्री काफ़ी पसंद है तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो। बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में क्लास 12th में बताया है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो वो चैप्टर भी हम करेंगे, जल्दी आएगा, उसकी भी वीडियो आएगी। न्यूक्लियोसाइड ऐसे दिखते हैं, यूरिडीन, एडिनोसिन। न्यूक्लियोटाइड ऐसे दिखते हैं, एडिनाइलिक एसिड विद
नाइट्रोजनस बेस, एंड ये पूरी शुगर है, ये जो पिंक कलर की आपको देखने को मिल रही है, एंड दिस इज फॉस्फेट। तो इस तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो सिंपल सा डिफरेंस बता देती हूँ दोनों के बीच में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं और यूटिलाइज भी होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो वो एज सच डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते। वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जैसे प्रोटेक्शन वगैरह का काम करते हैं। जैसे यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स हैं बॉडी के, मतलब बॉडी के अंदर बनते हैं, उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे जैसे सब्सटेंसेस की बात करो तो वो जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो एक्चुअली में जब भी हमें हमारे इंटरेस्ट की जो चीज़ होती है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती है, हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ज़्यादा पढ़ते हैं उनके बारे में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका ज़्यादा डायरेक्ट रोल नहीं होता है बॉडी के फंक्शनिंग में, इसीलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज दे आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह ड्रग्स की तरह यूज़ होती हैं, रबर हमारे लिए एसेंशियल है, एसेंशियल ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो ये सब ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए उन्हें हम ज़्यादा पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, पिगमेंट्स में कैरोटेनॉइड्स, एंथोसाइनिन आते हैं, एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन वगैरह आते हैं। तो आप ना ये टेबल्स जितने भी दिए हैं इस चैप्टर में उन्हें अच्छे से समझना, उन्हें अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। देन यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आपको मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से हैं, तो वो आप याद कर सकते हो। देन बायो मैक्रोमोलिक्यूल, तो अभी हमने माइक्रोमोलिक्यूल की बात करी, मतलब छोटे लेवल पे क्या चीज़ होती है, तो अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स बेसिकली, एंड इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इनसे मिलके क्या चीज़ बनती है बड़ी वाली, उसे हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि उनसे बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, और यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अब पढ़ाया जाएगा। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने अभी आपको बताए, काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, तो वो यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया हुआ है कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम हो उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं या बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बट वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है 1000 डाल्टन से, तो उन्हें हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखो आपको मेंशन किया है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन होती है वो पीसेस में आप तोड़ सकते हो और वो वेसिकल बना देती है, और ये जो भी वेसिकल्स होते हैं ये बेसिकली आपको एसिड इनसॉल्युबल पूल के थ्रू सेपरेटेड दिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट हाँ वो आगे जाके मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देती हैं। तो यहाँ पे आपको एवरेज कंपोजिशन भी बताइए सेल की कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कितने परसेंटेज में लाई करती हैं सेल मास में, तो वो मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपको प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स बेसिकली, तो बहुत सारे छोटे छोटे पेप्टाइड्स जो अमीनो एसिड से मिलके बने हैं उनसे फिर पूरा एक प्रोटीन बनता है। तो हर एक प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, एंड देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और जो भी प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, नॉट अ होमोपॉलीमर। दिस इज बिकॉज एक प्रोटीन के अंदर एक ही टाइप का अमीनो एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इवन इफ एक प्रोटीन जो है दूसरे प्रोटीन से अगर आप देखोगे तो फंक्शनली सेम हो सकता है, बट स्ट्रक्चरली सेम नहीं होता, क्योंकि दोनों के अंदर अमीनो एसिड्स का कंपोजिशन वेरी करेगा। यहाँ पे और भी चीज़ आपको बताइए कि कुछ डाइटरी प्रोटीन्स भी होते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स बेसिकली कैरी करते हैं, तो हमारी बॉडी जो भी अमीनो एसिड्स नहीं बना पाती वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन बताए हुए हैं, ये आप याद रख सकते हो। जैसे बोला इस चैप्टर में टेबल्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो उन टेबल्स के जो भी आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन से टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ मेंशन किया है कोलेजन जो होता है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने में मदद करती हैं,
रिसेप्टर्स जो हैं उनकी कैटेगरी में आपको बताया कि ये सेंसरी रिसेप्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, एग्जाम्पल जैसे स्मेल, टेस्ट या हार्मोन्स वगैरह को रिसीव करने के लिए। GLUT4 का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना GLUT4 बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। तो GLU का मतलब ग्लूकोज होता है एंड T का मतलब ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर। तो ये बेसिकली ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है जो किसी किसी सेल के सरफेस पे लगा हुआ होता है। तो जैसे अगर ये सेल है तो सेल के सरफेस पे इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टर लाई करता है ताकि ये ग्लूकोज को अंदर ला सके या बाहर भेज सके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वो बताया है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ और भी मेंशन किया है रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को एंड कोलेजन, कोलेजन एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है एंड रुबिस्को जो है पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो ये दो आप यहाँ एग्जाम्पल याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपको पॉलीसेकेराइड्स बताए हैं जो बेसिकली किससे बने होते हैं, मोनोसेकेराइड से, यानी ग्लूकोज वगैरह जैसे कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज से बना होता है। ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसके पास सिर्फ ग्लूकोज ही है, मतलब एक ही यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही लाई करता है। नेक्स्ट वी हैव स्टार्च, स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बना होता है। सिमिलरली ग्लाइकोजन होता है, ये भी ग्लूकोज से ही बना होता है। एक इन्युलिन होता है जो फ्रक्टोज से बना होता है, तो ये भी होमोपॉलीमर है बट ये फ्रक्टोज से बना होता है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। जब भी एक पॉलीसेकेराइड देखोगे तो उसके दो एंड्स होते हैं, एक राइट एंड जिसे रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं एंड लेफ्ट एंड जिसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। तो दोनों एंड्स जो हैं वो बेसिकली आपको एक पॉलीसेकेराइड्स में देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग होता है कि वो एक्चुअली में किसी कंपाउंड को रिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, या कहाँ से उनका जो भी डिग्रेडेशन है वो शुरू होगा, उसके बेसिस पे। मैं बिल्कुल केमिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रही हूँ इसे। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा अच्छे से समझ आता होगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, बट मैं आपको बायो की टर्म्स में बता रही हूँ। यहाँ पे आप देखो इस तरीके का आपको जो है ग्लाइकोजन देखने को मिलता है, तो ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रांच पॉइंट है बेसिकली जहाँ से ब्रांच जो है वो आ रही है ग्लाइकोजन की, तो ये ब्रांच्ड होता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज मैंने आपको बता ही दिया, तो पेपर जो होता है वो भी सेल्यूलोज से ही बनता है। इसके अलावा कुछ मॉडिफाइड शुगर्स भी होती हैं जैसे ग्लूकोजामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, जो कि बेसिकली कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होती हैं, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स यानी इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन जो होता है। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स का क्या होता है, उनके पंख होते हैं, उनके बाहर की कवरिंग होती है, तो वो जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो काइटिन से बने होते हैं। एंड काइटिन किससे बना हुआ होता है, एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इन सब चीज़ों से बना होता है। नेक्स्ट बारी आती है न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। यहाँ ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बताई हैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। बाकी जो आप याद रख सकते हो वो ये एडेनिन, ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन कैटेगरी में आते हैं एंड बाकी सब जो हैं वो सारे के सारे पायरिमिडीन कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो भी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं। तो शुगर कौन सी होती है, तो शुगर कैन बी राइबोज या फिर आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है। तो डीऑक्सीराइबोज अगर शुगर होगी तो वो डीएनए होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। एंड आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, ये आप यहाँ याद कर सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसा है। तो प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं जैसे आपको पीछे बताया मैंने, और ये जो होते हैं ये अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं। सबसे पहला जो होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का, वो होता है अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, जिसे कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फिर टर्शरी बनाता है, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरीके से प्रोटीन के लेवल जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक अमीनो एसिड के बाद दूसरा अमीनो एसिड एक चेन में लाई कर रहा है। सेकेंडरी जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लीटेड शीट आपको देखने को मिलती है।
तो वो आप देख सकते हो। तो एक शीट की तरह होता है और एक हेलिक्स की तरह लाई करता है। टर्शरी होता है जिसके अंदर बहुत सारे बीटा प्लीटेड शीट्स और फिर अल्फा हेलिसेस वगैरह लाई करते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह एग्जिस्ट करता है बीच में। और कुछ होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स साथ में मिलके एक पूरा प्रोटीन जो होता है फंक्शनल वाला वो बनाते हैं, तो उसे क्वाटरनरी बोलते हैं। एक्चुअली में एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो चाहिए होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो उनकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे टर्शरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। एंड दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट और चीज समझते हैं। तो और जो है वो ये कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जैसे हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स होती हैं जस्ट लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली हीमोग्लोबिन से ही मैच होता है, तो वो आपको मेंशन किया हुआ है। अब ये जो 4 सब यूनिट्स होती हैं डिपेंड करता है, ये सेम टाइप की भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। चलो अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स का समझते हैं। तो ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट फॉर राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए से बने होते हैं, तो वो एक्सेप्शन है, वो आपको यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए इंस्टेड ऑफ प्रोटीन, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जो भी ये एंजाइम्स होते हैं इनके पास एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट इज बेसिकली द साइट ऑफ द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम को काम करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए होता है। ये दोनों मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साथ में मिलके, जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है जो आगे जाके एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से बनेगा ईपी कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बिकॉज एंजाइम बेसिकली उसने क्या किया कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड बाद में फिर क्योंकि सबस्ट्रेट से बाइंड करने की एबिलिटी थी एंजाइम की, प्रोडक्ट से नहीं, जिसकी वजह से एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो गए। तो एंजाइम ने प्रोडक्ट बना दिया फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड इन दी, यूज्ड अप नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही रहता है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन वो वैसे का वैसा ही रहता है। दिस इज द कैटालिटिक पावर ऑफ द एंजाइम, ऐसे काम करता है। और सारे एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है काम करने के लिए। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फर्क उसमें कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन बताया, तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ है। प्रोडक्ट कितना बनेगा विद टाइम, उसे रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ते हैं। बट जो चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि रेट डबल होता है या डिक्रीज होता है बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। मतलब अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री आप ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे या फिर कम दे दोगे तो उससे रेट जो रिएक्शन का है वो डबल या फिर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या घटाया है। यहाँ एग्जाम्पल दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं यूजिंग दी कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम और कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल भी है, मतलब मोस्टली जो रिएक्शंस एंजाइम कैटेलाइज करते हैं उनमें से कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं, मतलब वापस से प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी या उस पर्टिकुलर सेल की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज वाला। और बोला जाता है 200 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं 1 घंटे में। ठीक है, जो कि आपको बताया हुआ है एंजाइम की एब्सेंस में। लेकिन अगर एंजाइम है यानी कार्बोनिक अनहाइड्रेज साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो रिएक्शन इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, मतलब 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। देख सकते हो कहाँ 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में और कहाँ 6 लाख 1 सेकेंड में। तो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखना, तो वो आपको मेंशन किया है, बाकी यहाँ और कुछ नहीं है ऐसा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि एक्टिव साइट होती है जिससे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और इस तरीके से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी को ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक्चुअल में एंजाइम सबस्ट्रेट ट्रांजिशन शो कर रहे हैं ताकि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन सके, तो इसीलिए इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आपको यही चीज़ यहाँ भी मेंशन करी है, तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स में आप किसी रिएक्शन को देखते हो, तो जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, तो जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम वो इतनी ज़्यादा होती है, बट जब एंजाइम आप दे देते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो एक्चुअल में उस रिएक्शन को एक्टिवेट होने की, यानी उस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंजाइम की प्रेजेंस में। तो बोला जाता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट से, उसके बाद जो भी ये बाइंडिंग होगी उसकी वजह से एंजाइम की जो भी शेप होती है वो चेंज हो जाती है ताकि वो सबस्ट्रेट से बहुत अच्छे से बाइंड कर सके। उसके बाद एक्टिव साइट जो होती है वो बेसिकली ऐसी जगह है जो भी सबस्ट्रेट है उसके केमिकल बॉन्ड्स के पास आ जाती है। मतलब एक्टिव साइट जो होती है वो सबस्ट्रेट से इस तरीके से फिट होती है कि उसके अंदर के जो अमीनो एसिड्स हैं वो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की उस साइट के पास आ जाएं जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो वो बॉन्ड को तोड़ सकें और इजीली जो भी सबस्ट्रेट है उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट से थी, प्रोडक्ट से नहीं। नेक्स्ट आता है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया टेम्परेचर होता है और पीएच होता है। तो एक नैरो रेंज होती है टेम्परेचर पीएच की जिसमें एक्चुअल में जो भी एंजाइम है वो काम करता है। इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। अगर एंजाइम की एक्टिविटी देखोगे तो अगर इस ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना। ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ कि अगर टेम्परेचर घटा दिया जाता है तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हम खाना खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर होता है ताकि उस खाने के ऊपर एंजाइम्स काम ना करें और खाना खराब ना हो। ठीक है, तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं अगर लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को रखोगे, और अगर हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो वो जो भी एंजाइम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं परमानेंटली, जिसकी वजह से वो फिर से एक्टिवेट नहीं हो सकते। बट अगर लो पे रखा है तो वापस से अगर आप उसे हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे या रूम टेम्परेचर पे तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो याद रखना जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाओगे जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट कुछ टाइम तक। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी एंजाइम थे उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए वो सारे सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एंजाइम नहीं बचा। तो इवन इफ यू आर कीप ऑन एडिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कोई भी एंजाइम नहीं है उन एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स से बाइंड करने के लिए, जिसकी वजह से रिएक्शन एक बार तो इंक्रीज होगा जब तक सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाउंड नहीं हो गए। उसके बाद जब वो बाइंड हो गए हैं तब उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट इज written here और what is being shown in this particular graph here। तो यहाँ देख सकते हो जो भी रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो सबस्ट्रेट इंक्रीज करने पे एक बार तो इंक्रीज होती है बट फिर रुक जाती है। ये जो रुकी हुई स्टेट है इसी को हम वीक मैक्स बोलते हैं या मैक्सिमम वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंजाइम्स एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करके खत्म हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी और नहीं बढ़ती, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है,
तो वही चीज़ आपको बताई है कि रिएक्शन अल्टीमेटली मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर जाएगा और उसके बाद उसमें फर्दर कोई भी जो भी राइज है वो नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखना, दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। और सारे अगर सैचुरेट हो गए सबस्ट्रेट से, फ्री एंजाइम बचा ही नहीं और सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम रीच हो गई, अब उससे ज़्यादा रीच नहीं हो सकती। ठीक है, ये वैसे ही होता है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपकी भी एक लिमिट होती है, आपके ब्रेन के अंदर कितनी चीज़ें जा रही हैं। अगर मैं उसके बाद भी आपको पढ़ाती रहूँ तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगी, मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुका है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी बोला है कि जो भी एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो कुछ केमिकल्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीएच पे भी ऐसा होता है, टेम्परेचर पे भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पीएच या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे अच्छी होती है। और ये वाला ग्राफ तो मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पे एक माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट और वी मैक्स बाय 2 बताया हुआ है। तो बोला जाता है माइकेलिस मेंटन एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे बेसिकली, जिन्होंने मिलके ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था एंजाइम वाले का, एंजाइम काइनेटिक्स बोलते हैं इसे। तो उन्होंने बोला था कि माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट जो होता है वो एक्चुअली में वो सबस्ट्रेट की वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पे आती है। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का अगर हाफ कर दोगे तो उस पे जो भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट इज Km, यानी माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। इसे मैं लिख देती हूँ, माइकेलिस मेंटन 2 साइंटिस्ट थे, कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी इज हाफ। तो ऐसे आप लिख सकते हो अपनी टर्म्स में। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, वो ये है कि कभी कभी एंजाइम की एक्टिविटी शट ऑफ भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ केमिकल जो उसको मिला है। इसे इनिबिशन बोलते हैं। एंड जो भी केमिकल की वजह से उसकी एक्टिविटी शट हो रही है उसे हम इनहिबिटर बोलेंगे। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा जो होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। देखो, अगर एंजाइम इस तरीके का दिखता है और वो एंजाइम जो है वो इस तरीके के सबस्ट्रेट से आके बाइंड करता है। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। मान लेते हैं ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अगर मान लो कि इसी सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला एक कंपाउंड है जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ये है इनहिबिटर, बट ये किस टाइप का इनहिबिटर है? ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि इसकी जो शेप है और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। मतलब एंजाइम से, सेम एंजाइम की साइड से बाइंड करने के लिए दोनों कंपटीशन करेंगे और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने अगर बाइंड कर लिया तो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं होगा। इस टाइप की इनहिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता है जिसमें इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल मैच करती है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ बताई हुई है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और एंजाइम का एक्शन कम हो जाएगा, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ही होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह जैसे पैथोजेंस को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी बोला हुआ है, एग्जाम्पल इसमें एक और बताया हुआ है, वो ये कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम होता है। तो उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करता है मैलोनेट, तो वो आपको मेंशन किया है, वो भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से ही करता है। तो ये आप पैराग्राफ याद रख सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की नेमिंग जो है वो 6 क्लासेस में की गई है। एक्चुअली में अभी और क्लासेस भी ऐड हो गई हैं, बट एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया है, तो आप इतना ही याद रख सकते हो। और उनकी भी फर्दर सब क्लासेस हैं और 4 डिजिट का नंबर उन्हें दिया जाता है
वो याद रखना। एंड बेसिकली EC नाम की वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये पूरा नेमिंग जो भी एंजाइम्स की होती है वो करती है। फर्स्ट कैटेगरी आती है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस। ये ऑक्सीडो रिडक्शन करते हैं दो सबस्ट्रेट्स का, जैसे एक सबस्ट्रेट पहले रिड्यूस था, एक ऑक्सीडाइज था, तो जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है और एक जगह रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफरेजेस। तो ट्रांसफरेजेस वो होते हैं जो एक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे में। जैसे ये था, तो एक सबस्ट्रेट के साथ एक ग्रुप G जुड़ा हुआ था, दूसरे के साथ नहीं, तो वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो गया और फर्स्ट से हट गया। नेक्स्ट एंजाइम है हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिकली कुछ बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं बेसिकली, तो वो हाइड्रोलिसिस होते हैं। सिमिलरली लाइएजेस होते हैं जो बेसिकली ग्रुप्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट अदर देन हाइड्रोलिसिस, मतलब दे यूज अनदर प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस की वजह से बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, वो किसी और प्रोसेस की वजह से तोड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें लाइएजेस बोलते हैं। जैसे ये था, दो कार्बन थे, इनके साथ X और Y जुड़ा हुआ था, ये रिएक्शन होने के बाद लाइएज क्या करता है, दोनों ग्रुप्स को सेपरेट कर देता है। फिर आते हैं आइसोमरेजेस, जो बेसिकली आइसोमर्स बनाते हैं, मतलब आइसोमर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये बेसिकली सिमिलर टाइप का जो भी मॉलिक्यूल है वो बना देते हैं, जो आइसोमर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन वी हैव लाइगेजेस, जो दो कंपाउंड्स को जोड़ देते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दीज आर बेसिकली ऑपोजिट टू हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस बॉन्ड तोड़ रहे थे, ये बॉन्ड बना रहे हैं। DNA लाइगेज के बारे में आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, क्लास 12th में पढ़ा भी होगा आपने, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम्स को चाहिए होते हैं एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो होते हैं वो आपको मेंशन भी किया है, दीज आर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। एंजाइम प्रोटीन से बना है, बट कोफैक्टर जो उन्हें चाहिए वो प्रोटीन से नहीं बने हुए होते। तो याद रखना, इसमें आपको बताया है, अगर प्रोटीन पोर्शन की बात करोगे एंजाइम की तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। और जो भी उसके साथ कोफैक्टर जुड़ा हुआ होता है उसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या मेटल आयन बोलते हो, तो वो याद रखना। और इन्हीं तीन के बारे में आपको मेंशन किया है यहाँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, कोएंजाइम हो गया, एंड उसके अलावा आपको एक और मेंशन होना चाहिए मेटल आयंस। तो यहाँ पे ये मेटल आयंस का बताया, जैसे जिंक वगैरह। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये टाइटली जुड़े हुए होते हैं एपो एंजाइम से। तो अगर कोई कोफैक्टर एंजाइम से बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाएगा। जैसे पेरोक्सीडेज, कैटालेज वगैरह का जो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो हीम होता है, तो उससे बहुत टाइटली जुड़ा हुआ होता है। कोएंजाइम ऐसे होते हैं जो ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए जुड़ते हैं एंजाइम से, हर टाइम जुड़े नहीं रहते। हीम जो था वो हर टाइम जुड़ा हुआ था, बट कोएंजाइम्स थोड़ी ड्यूरेशन के लिए जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन किया है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD एंड NADP जो होते हैं उनसे नियासिन आके जुड़ता है, जो कि एक विटामिन है, B कॉम्प्लेक्स में आता है। वैसे ही मेटल आयंस होते हैं जो जुड़ते हैं, बेसिकली बॉन्ड्स बना लेते हैं विद द सबस्ट्रेट। जैसे जिंक चाहिए होता है फॉर कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम टू वर्क, तो वो वहाँ पे मेटल आयन वाला कोफैक्टर है, तो वो यहाँ पे याद रखना। एंड ये भी चीज़ याद रखना कि कैटालिटिक एक्टिविटी लूज हो जाती है जब कोफैक्टर रिमूव हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम। तो यानी एंजाइम विदाउट कोफैक्टर काम नहीं कर पाते हैं, उनकी एक्टिविटी के लिए, जो भी उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है उसके लिए कोफैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट हियर। आई होप कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स वाला NCERT का चैप्टर समझ आ गया हो अच्छे से। अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ज़रूर याद रखना। जो भी लेक्चर्स में लेती हूँ, अगर कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर करना, और उन कमेंट्स को मैं रिसीव करके उनका रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए। टिल देन बाय बाय।